हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा, आपका एसएस सर, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, मतलब आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। जी हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए आता रहता है। आज का जो वीडियो है आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, CFT का वीडियो है। ये पार्ट 2 का वीडियो है, जो पार्ट 1 लगभग 2 हफ्ते पहले आया था, उसी का कंटिन्यूड वीडियो है। तो दिल थम के बैठिए। टेट्राहेड्रल के CFT मेनली हम डिस्कस करने वाले आज की क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का। तो पिछली क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ठीक है, DX² - Y² DZ² जो होते हैं वो अलोंग द एक्स होते हैं, और जो DXY, DYZ, DZX होते हैं वो बिटवीन द एक्स होते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो अब आपको मैंने ये बता दिया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको मालूम है कि EG वाला पार्ट ऊपर जाता है, मतलब अलोंग द एक्सिस का पार्ट ऊपर जाता है, और बिटवीन द एक्सिस का पार्ट नीचे आता है, क्योंकि लिगेंड्स खुद अप्रोच करते हैं कैसे, अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल सही बोला आप सभी ने। ठीक है, उसके जस्ट बाद में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या कंडीशंस होती है। नाइट्रोजन कार्बन वाले जनरली जो डोनर एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और उसके अलावा ऑक्सीजन हैलोजन वाले जनरली क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये अपन ने इसका डायग्राम भी देखा था, जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूं। तो उससे पहले कि मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, आप जल्दी से पहले वाला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 इसका देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक तो पार्ट 1 इसका जल्दी से देख लीजिए। अब पार्ट 2 की अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल खुद क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक मॉडल है टेट्राहेड्रल का, देखो दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दैट मीथेन इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। जैसे sp3 एब्रेशन होती है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ये टेट्राहेड्रल है, और 109.5 का एंगल होता है। बिल्कुल सही बोला आप सभी ने। अब देखो यहां पे ये आपके सामने क्यूब का स्ट्रक्चर है। सपोज लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि सपोज 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपको पता ही है 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, तो एक छोड़ के एक कॉर्नर्स पर से लिगेंड आ रहे हैं। एक लिगेंड यहां से आया, एक लिगेंड यहां से आया, तीसरा यहां से और चौथा यहां से, मतलब 4 लिगेंड आ रहे हैं आपके सामने। देयर आर 4 लिगेंड्स अप्रोचिंग टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप इसको 3D में जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। ये एक तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है। देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आ गया, फील आ गई आपको टेट्राहेड्रल की? बिल्कुल, या फिर ऐसे भी कर लो, एक ही बात है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लिगेंड्स कैसे आ रहे हैं। लिगेंड्स आ रहे हैं बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस कैसे आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में से ये लिगेंड आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद इसके बीच में से ये लिगेंड आ रहा है, इसके बीच में से ये लिगेंड आ रहा है, इसके बीच में से ये लिगेंड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, लिगेंड एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको 100% पता होगा कि बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन से थे, T2G ऑर्बिटल थे। बिल्कुल सही, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन से थे, T2G ऑर्बिटल थे। बट एक बात यह है कि यहां पे T2G को T2G नहीं बोलते, इसको T2 बोलते हैं। अब चक्कर क्या है T2 और E का मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप याद करो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया था। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का डायग्राम कैसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का डायग्राम ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। इसको चाहे आप ऐसे पलट दो, चाहे ऐसे पलट दो, कैसे भी आप इसको इन्वर्ट कर दो, ये सेम होगा। और जो सेम होता है इन्वर्ट करने पर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, और जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है वो जीरेड ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीरेड थे, इसलिए T2GEG आया। अब देखो टेट्राहेड्रल में क्या प्रॉब्लम है। टेट्राहेड्रल में प्रॉब्लम ये कि टेट्राहेड्रल होता है इस तरह का, देखो मैं आपको बताता हूं, टेट्राहेड्रल होता है इस तरह का। अब क्या इसको पलटने पर सेम आएगा, क्या इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा? जी नहीं, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा की सीनियर फैकल्टी था मैं, है ना। आजकल मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या इसको मैं इन्वर्ट करने पे सेम बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब क्या ये जीरेड है? ये जीरेड नहीं है, मतलब ये अनजीरेड है। और अगर ये अनजीरेड है इसका मतलब T2GE
Tg नहीं आएगा, केवल T2 आएगा और E आएगा। आप देख लो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये आपके सामने, सोर्स एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम है जिसमें T2G EG नहीं लिखा हुआ, केवल T2 और E लिखा हुआ है। अब आप बता सकते हो T2 ऊपर क्यों गया? यस, आपने सही बोला, T2 ऊपर इसलिए गया क्योंकि आपको मालूम है कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, इसलिए T2 ऊपर गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 जरूर देख लेना इसका, ताकि पार्ट 2 आपको समझ में आ जाए, ठीक है। CFT पक्की हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से हमने देखा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है कि डेल्टा T ऊपर आता है, सॉरी T2 वाला पार्ट ऊपर आता है, E वाला पार्ट नीचे आता है, 3 डब्बे ऊपर आते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल D के ऊपर आते हैं, 2 ऑर्बिटल D के नीचे आते हैं। इस तरह से टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है। समझ में आया सभी को? अब देखना आगे के टॉपिक, ठीक है। आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बड़ा सिंपल है, मुझे एक बात बताओ, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा रिंग बनेगी चिलेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल सही बोला आपने, रिंग अगर बनेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंड प्रोवाइडेड दैट रिंग कितने मेंबर की हो, या तो 5 मेंबर की हो या 6 मेंबर की हो। तो एक बात मुझे समझ में आ गई, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन, मतलब रिंग फॉर्मेशन, सही है। उसके जस्ट बाद में अगर मैं बोलूं तो एक और फैक्टर होता है जो स्टेबिलिटी को बताता है, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है, आपको याद होगा, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, Cn नेगेटिव या CO, ये ऐसे लिगेंड है जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, पाई एसिड लिगेंड इनको बोलते हैं। और अगर आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं आती ना, तो आप टेंशन मत लो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं स्पेशल क्लास उसके लेने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे तो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है, तो फ्री में आप पढ़ सकेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग मुझसे, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब Cn नेगेटिव CO मेनली, मतलब मुख्य रूप से कौन होता है? Cn नेगेटिव या CO होता है। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि आपको मालूम है जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना गैप ज्यादा होगा। गैप मतलब डेल्टा O, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होगा, डेल्टा O या डेल्टा T ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको याद होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा, और इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा मतलब एनर्जी कम होगी, और एनर्जी जिसकी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डायरेक्टली बूस्ट हो गया। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ मेटल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ मेटल भी होता है, पर सबसे डोमिनेटिंग इन चारों में से कौन सा होता है? सबसे डोमिनेटिंग रहता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं हो तो अपन चेक करेंगे चिलेशन। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले चेक क्या करेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसके बाद अगर वो ना हो या वो कॉमन हो तो क्या चेक करेंगे? चिलेशन। अगर वो भी ना हो या वो भी कॉमन हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और लास्ट में Z इफेक्टिव ऑफ CMA। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। बड़ा सिंपल है, और मैं फिर कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसकी डीपीपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आज वीडियो ढंग से देख लो, फिर मैं आपको कल तक इसकी डीपीपी इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। CFT की डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CFT। अब देखो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो FeCN6 है और डब्बे के ऊपर -4 है, ठीक है। एक तो ये आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है? यस, साइनाइड आ रहा है, और साइनाइड आ रहा है मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि FeCN6-4 और यहां पे सपोज FeH2O6 और यहां पे लिखा हुआ है सपोज यहां लिखा हुआ है +2, ठीक है। अब देखो, दोनों में Fe+2 स्टेट में, ध्यान से सुनना, दोनों में Fe+2 स्टेट में, फिर भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो, Z इफेक्टिव तो कॉमन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से देखो चाहे सिनर्जिक बॉन्डिंग से देखो, आंसर सेम आएगा, और ज्यादा स्टेबल कौन होगा? साइनाइड वाला, ठीक है। इजी है ना? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल सिनर्जिक बॉन्डिंग चेक करनी है। वो नहीं हो, यानी कि मेनली साइनाइड और CO नहीं हो, तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है चिलेशन। चिलेशन भी नहीं हो तो आपको चेक करना है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और लास्ट में चेक करना है Z इफेक्टिव ऑफ CMA। समझ में आया? बाकी आपको डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ठीक है। जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे ना इसकी, आज इस वीडियो को ढंग से देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ढंग से देख लो, और आप कल इसकी डीपीपी सॉल्व कर देना, परफेक्ट हो जाएगा ये टॉपिक। CFT नाम का टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो शो करते हैं क्या, सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है तो कौन ऊपर जाता है?
T2 ऊपर जाता है, नीचे कौन आता है, E आता है, ठीक है। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें ऊपर कौन जाता है, EG, और नीचे कौन आता है, T2G। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, एजुकेशनल कंटेंट आते रहेंगे इस YouTube चैनल पे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको मुझसे बात करनी हो तो sschemistryuniverse@gmail.com पे आप मेल करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। 1-2 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा बिजी रहता है इसलिए रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, बट रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। CFT कंप्लीट हुई, अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उस पर DPP सॉल्व कर लेना CFT की, ठीक है। तो CFT आपका परफेक्ट हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। संडे को संडे सरप्राइज आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा। SS केमिस्ट्री यूनिवर्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर SS सर्स चैनल। ऑल द बेस्ट।